हेलो फ्रेंड, आज हम करेंगे क्लास 10 की एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 2 के कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन, जिसमें आपके लगभग 50 क्वेश्चन होंगे। आप बहुत ध्यान से देखिएगा इसे। ये क्वेश्चन होंगे, इसमें 4 ऑप्शंस होंगे। इस चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। आपके बुक में भी दिया हुआ है। इसमें हम सिर्फ ऑप्शनल क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, तंत्रिका कोशिका से निकलने वाली छोटी छोटी धागे जैसी शाखाएं को क्या कहते हैं? तो जो तंत्रिका कोशिका होती है उसमें छोटी छोटी जो धागे जैसी संरचना होती है, शाखाएं होती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको आप लोग को ध्यान रखना है कि उसको क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं ध्रुमाशम। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? ध्रुमाशम। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? तो शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? तो हमारे शरीर में समन्वय होता है तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र, दोनों ही द्वारा हमारे शरीर में समन्वय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिधीय तंत्रिका परिधीय तंत्रिका तंत्र में होती है। मतलब क्या है कि परिधीय तंत्रिका तंत्र कहाँ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कपालीय तथा मेरु तंत्रिकाएं। ये परिधीय तंत्रिका तंत्र कहाँ होती है? तो कपाली तथा मेरु तंत्रिकाएं में उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें दिया हुआ है, अंडाशय की ओर पराग नली की वृद्धि किस प्रकार की गति है? अंडाशय की ओर पराग नली की वृद्धि किस प्रकार की गति है? तो पहला ऑप्शन है गुरुत्वानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, फिर जलानुवर्तन या फिर रसायनानुवर्तन। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, इसका आंसर होगा रसायनानुवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मटर का प्रतान आधार पर या सहारे से लिपट जाते हैं, यह किसका अच्छा उदाहरण है? मतलब क्या है कि जब हम मटर का पौधा देखते हैं तो वो क्या होता है ना, किसी सहारे क्या हो जाता है, वो लिपट के अपना सहारा लेता है। तो ये किसका उदाहरण है? अनुकुंचन गतियाँ, रसानुवर्तन, स्पर्शानुवर्तन या फिर प्रकाशानुवर्तन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये किसी न किसी के सहारे है, जिसका मतलब ये क्या है? स्पर्शानुवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया हुआ है, छुई मुई की पत्तियाँ छूने से लटक जाती हैं, क्योंकि जो छुई मुई का पत्तियाँ देखते होंगे उसे छूने पर वो क्या हो जाती है? मुरझा सी जाती है, लटक सी जाती है। तो वो किसके कारण होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है कि पत्तियों के उत्तक की क्षति होती है, पौधे में स्नायु तंत्र होते हैं, आगे दिया पत्तियाँ कोमल होती है, या फिर पर्णधारी पर स्फीत दाब बदलता है। तो जब ये हम छुई मुई के पत्तियों को छूते हैं तो इसमें पर्णधारित पर स्फीत दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है, बदल जाता है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला दिया हुआ है कि पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है एबिसिसिक अम्ल, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन। तो ये जो पत्तियों का मुरझाना होता है ये किसके कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा एबिसिसिक अम्ल। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। दिया हुआ फल और बीजों में निम्न में से किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है? तो कह रहा है कि फलों और बीजों में निम्न में से किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है? तो फल और बीज में कौन सा होता है? तो साइटोकाइनिन होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। तो आपने भी देखा होगा कि बीज जब हम लोग जल में उसको रखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। तो इसके क्या कारण है? परासरण के कारण ऐसा होता है, अंतःशोषण के कारण ऐसा होता है, या फिर जलीय अपघटन के कारण, या फिर जीव द्रव कुंचन के कारण होता है। इसके आगे देखते हैं, इंसुलिन हार्मोन की कमी से रुधिर के ग्लूकोज स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो रुधिर में ग्लूकोज का स्तर क्या होता है, जब इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है तो इसका स्तर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो रुधिर में शर्करा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, मानव शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि है? तो जो ये आपकी थायराइड ग्रंथि है वो क्या बोलते हैं, जो अग्नाशयी ग्रंथि होती है वो क्या होती है? अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होती है। आगे बढ़ते हैं,
पश्चिम मस्तिष्क के उस भाग का नाम बताइए जो श्वसन को नियंत्रित करता है। तो श्वसन को नियंत्रित कौन सा आगे दिया हुआ इसमें ऑप्शन दिया हुआ मस्तिष्क पूंछ, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या फिर अग्नाशय। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क पूंछ। ठीक है, आपको याद रखना है। मानव शरीर में पाए जाने वाली ज्ञानेंद्रियां है, तो आपको पता होगा कि हमारे मानव शरीर में टोटल 5 ज्ञानेंद्रिय है। कौन कौन सी? तो नाक, आँख, त्वचा, मुंह, कान, ये सब क्या होती है? ज्ञानेंद्रियां, जो बाहरी वातावरण से हमें हमें नॉलेज देती है कि हमारे बाहरी वातावरण में क्या चल रहा है, जिसके सहारे से हम ये जान पाते हैं, तो वो ज्ञानेंद्रियां कराती है। तो ये इसमें नाक भी दिया हुआ है, जीभ दिया हुआ है, कान दिया हुआ है, तो ये सभी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सभी। आगे दिया हुआ है कि मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु मिलकर कौन से तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। तो जो मस्तिष्क और मेरु रज्जु दोनों ही मिलकर कौन से तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं कहलाती है। तो मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिका क्या कहलाती है? केंद्रीय तंत्रिका, कपालीय तंत्रिका, मेरु तंत्रिका। तो ये क्या हो जाएगी? मस्तिष्क से निकलने वाली कपालीय तंत्रिका कहलाएगी। निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग है? तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, ये सभी क्या होते हैं? मस्तिष्क के भाग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सभी। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीन हार्मोन प्रारोह के किस भाग में प्रवाहित होता है? तो ऑक्सीन हार्मोन जो होता है वो प्रारोह के किस, आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संवेदी अंग है। तो आँख, नाक, कण, ये सभी क्या होते हैं? संवेदी अंग है। आगे मेरु रज्जु की रक्षा कौन करता है? तो मेरु रज्जु की रक्षा कौन करता है? तो केशेरुकी दंड, जिसे मेरुदंड भी बोलते हैं, तो ये मेरु रज्जु की रक्षा करता है। आगे किसी उद्दीपन के कारण अपने आप शीघ्रता से होने वाली अनैच्छिक क्रिया कहलाती है। तो इसको क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। एक तंत्रिका कोशिका के एक्सॉन के अंतिम सिरे तथा दूसरे तंत्रिका के काइकिए के बीच की संधि क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? तो सिनेप्स कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाल्यावस्था में किस हार्मोन की कमी से मनुष्य में बौनापन आ जाता है? तो ये कौन सा हार्मोन हो जाएगा? तो हो जाएगा इसका आंसर, इसका होगा पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाशानुवर्तन का उदाहरण है। तो प्रकाशानुवर्तन मतलब कोई चीज़ प्रकाश की तरफ बढ़ती है तो वो प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। तो देख लेते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा है। पादप के प्रारोह तंत्र को प्रकाश की दिशा में मुड़ना, हाँ, तो यही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगी कि पादप के प्रारोह का प्रकाश की दिशा में मुड़ना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण। तो गुरुत्वानुवर्तन मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल उसमें लगे। तो आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगता है? हमारी पृथ्वी पर। तो इसका मतलब कि कोई चीज़ नीचे की तरफ जानी चाहिए। तो पादप जड़ का नीचे की ओर यानी पृथ्वी की तरफ वृद्धि करते हैं, उनको क्या कहेंगे? गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। जलानुवर्तन का उदाहरण। तो जलानुवर्तन, ये सारे ही क्वेश्चन में उसके आंसर छिपे हुए हैं। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें दिया हुआ है कि जलानुवर्तन, तो अमीबा की जल की ओर गति क्या कहलाएगी? जलानुवर्तन। अभी यहाँ दिया हुआ है रसानुवर्तन का उदाहरण है। तो आपको अभी भी पता है कि पादप के जड़ की ओर गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है, अमीबा के जड़ की ओर गति कहता है जलानुवर्तन। तो अगला दिया है पादप के प्रारोह तंत्र की प्रकाश की दिशा मुड़ना प्रकाशानुवर्तन। तो एक ऑप्शन बचा जिसमें दिया हुआ पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि क्या कहलाएगा? रसानुवर्तन। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो जो हमारे पीयूष ग्रंथि है उसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। ठीक है, आगे पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। तो जो हमारी पीयूष ग्रंथि है वो कहाँ स्थित होती है? तो मस्तिष्क के निचले भाग में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पादप हार्मोन है? तो
पादप हार्मोन कौन कौन से होते हैं, तो ऑक्सिन पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन भी पादप हार्मोन है, एबिसिसिक भी है। तो ये सभी क्या हो जाएगी, उपयुक्त सभी हो जाएंगी इसमें आंसर। निम्नलिखित में से हार्मोन के लक्षण है, तो हार्मोन के कौन कौन से लक्षण है, तो हार्मोन किसी क्रिया को उत्तेजित या उद्दीपित करती है। तो हाँ, हार्मोन प्रोटीन व स्टेरॉइड वसा अम्ल टायरोसिन के समान प्राकृतिक में होता है। हार्मोन का अणु भार कम और अणु छोटे होते हैं। तो हाँ, ये सभी हार्मोन के लक्षण हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एंजाइम के लक्षण हैं, तो सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। हाँ, होते हैं। इनके अणु बड़े और एंजाइम के अणु भार अधिक होते हैं। हाँ, ये भी हो जाएगा। ये कुछ समय के लिए संचित हो सकते हैं। हाँ, तो ये सभी इसमें भी उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कार्य के आधार पर तंत्रिकाओं के प्रकार है, तो कार्य के आधार पर संवेदी तंत्रिका तंत्र, प्रेरित तंत्रिका तंत्र, मिश्रित तंत्रिका तंत्र, तो ये सभी कार्य के आधार पर इनको बांटा गया, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसमें भी उपयुक्त सभी। ऐसी तंत्रिकाएं जो तंत्रिकीय आवेगों को संवेदी अंगों से मस्तिष्क की ओर ले जाती है, उसको क्या कहते हैं, उनको बोलते हैं संवेदी तंत्रिका तंत्र। ऐसी तंत्रिकाएं जो तंत्रिकीय आवेग से मस्तिष्क से अथवा मेरुरज्जु के अपवाहक अंगों तक ले जाती है, उसको क्या कहते हैं, तो उनको बोलते हैं प्रेरक या फिर चालक तंत्रिकाएं। ठीक है। और ऐसी तंत्रिकाएं जो संवेदी व प्रेरक दोनों के समान कार्य करती हैं, अर्थात संवेदनाओं को मस्तिष्क की ओर तथा मस्तिष्क से पेशियों की ओर ले जाना, जो दोनों का कार्य करती है, तो उसे मिश्रित तंत्रिकाएं तंत्र कहते हैं। तो आपको तीनों समझ में आ गया हुआ है कि जो संवेदी का कार्य करेगी वो संवेदी, और जो मस्तिष्क से पेशियों की ओर जाएगी वो क्या है, प्रेरक, और दोनों प्रकार का काम करेगी उसको क्या कहेंगे, मिश्रित तंत्रिकाएं। आगे दिया हुआ प्रतिवर्ती क्रियाएं का उदाहरण है, तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या हो जाती है, अचानक होती है, इनमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो अचानक तेज आवाज़ सुनने पर मुंह खुल जाता है, तो जब हम आवाज़ किसी चीज़ का तेज सुनते हैं तो हम सोच के थोड़ी अपना मुंह खोलते हैं, उस टाइम हमारा मुंह अपने आप खुल जाता है। तो ये प्रतिवर्ती का उदाहरण है। ठंड से सुकड़ना, तो ठंड लगता है तो हम सोच के सुकड़ते हैं कि अच्छा ठंड लग रहा है तो हम लोग को सुकड़ जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आगे है कि अच्छे भोजन को देखने पर लार का श्रवण, तो जब हम अच्छा खाना देखते हैं तो अपने आप हमारे मुंह से लार निकलने लगता है। तो ये सभी क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रिया, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि मानव के अणु मस्तिष्क को नष्ट कर दिया जाए, अगर मानव के अणु मस्तिष्क को ही नष्ट कर दिया जाएगा तो क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा कि मानव गति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो सॉरी ये गलत से टिक हो गया, नष्ट कर दिया जाएगा तो क्या होगा कि ऐच्छिक पेशियों का समन्वय नहीं हो पाएगा। ऐच्छिक पेशियों मतलब कि जिस पेशियों पर हमारा कंट्रोल होता है, जैसे हाथ पर हमारा कंट्रोल है, हम जब चाहे उनका हाथ को उठा सकते हैं, जब चाहे उसको हिला सकते हैं। पैर पे भी हमारा कंट्रोल होता है कि जब चाहेंगे हम अपना पैर बढ़ा सकते हैं या फिर रोक सकते हैं। तो ये इसका कंट्रोल कहाँ होता है, हमारे अनुमस्तिष्क पर। अगर यही नष्ट हो जाएगा तो ऐच्छिक पेशियों का समन्वय भी टूट जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित है। अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित है तो ये ग्रंथियाँ अपने श्रवण को सीधे रक्त में छोड़ती है। फिर इनमें रक्त स्रावित पादपों में हार्मोन कहते हैं, ये रक्त स्रावित पदार्थों को हार्मोन कहते हैं। ये नलिका विहीन होती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे है, निम्नलिखित में से बाह्य स्रावी ग्रंथियों से संबंधित है, तो कौन से बाह्य स्रावी ग्रंथि से संबंधित है, ये ग्रंथि अपने स्राव को वाहिनियों में मुक्त करती है। फिर कह रहा है कि इसका स्राव को एंजाइम कहते हैं, ये नली युक्त होती है, उपयुक्त सभी। तो जो बाह्य स्रावी ग्रंथि है, ये ग्रंथि अपने स्राव को वाहिनियों में मुक्त करती है, इसके स्राव को एंजाइम कहते हैं, ये नलिका युक्त होती है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, बाह्य स्रावी ये हो जाएंगे। निम्नलिखित में से बाह्य स्रावी ग्रंथि है, तो इसमें से बाह्य स्रावी मतलब बाहर, तो जो श्वेत ग्रंथि होती है वो क्या होती है, बाह्य स्रावी ग्रंथि। नेक्स्ट है, अंतःस्रावी से शरीर में होने वाले परिवर्तन कौन से है, तो अंतःस्रावी से शरीर में होने वाले परिवर्तन जैसे हृदय स्पंदन, रक्त दाब, उपाचार, फिर कह रहा है नेत्रों की पुतलियाँ फैलना और सिकुड़ना, फिर रक्त में थक्का जमने का समय घट जाना, तो ये सभी क्या हो जाएगी, अंतःस्रावी। इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं, ये अंत ही से स्रावित होती है। ठीक है, तो इसमें हम इतना ही करते हैं।
इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। आगे का क्वेश्चन हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।